स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का पीटी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों आपको एनसीईआरटी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स और सर्वे, अदर रिपोर्ट्स और सर्वेज, 1 ईयर करंट अफेयर्स, सी सेट के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, और इसके साथ साथ जितना भी पोर्शन आप लोगों को पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा करवाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, जो कि पूरा 100 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाकर पीटी के सक्सेस को श्योर करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस पीटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, या फिर वो किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करें, हम अपने आप इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोवाइड कर देंगे। आओ टॉपिक स्टार्ट करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, एक रिपोर्ट छपी मिलिट्री डायरेक्ट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन की, और वो जैसे कि मैंने आपको नॉर्मली मैं पढ़ाता ही हूँ वर्ल्ड अफेयर, जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स के मामले में कि जिस तरीके से पूरा सिस्टम चल रहा है, अब उसमें मिलिट्री डायरेक्ट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इस मिलिट्री डायरेक्ट नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट छापी, और इस रिपोर्ट में क्लियर वर्ड्स में ये कहा कि चाइना इज नंबर 1, चाइना इज नंबर 1 इन मैनी ऑफ द रीजन्स और मैनी ऑफ द एरियाज। चाइना जो है वो नंबर 1 हो चुका है, और आज के दिन अगर लड़ाई हो तो वो अमेरिका पे भारी पड़ेगा या अमेरिका से आगे निकल चुका है। इंडिया को यहाँ 4th पोजीशन पर रखा गया है, और बाकी सब चीज़ें बाद में डिस्कस की जाएंगी। अब जैसी सिचुएशन आई उसके अंदर ये कहा गया और कि अमेरिका से आगे निकल चुका है, चाइना ताकतवर हो चुका है। जब ये सिस्टम आया या ये रिपोर्ट आई तो उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर खलबली मच गई, और इस तरीके से ये कहा जाने लगा कि एक जो न्यू कोल्ड वॉर शुरू हो रहा है, इस न्यू कोल्ड वॉर में चाइना इज मोर पावरफुल देन अमेरिका। तो वर्ल्ड ऑर्डर का क्या होगा, और वर्ल्ड ऑर्डर के साथ साथ दोस्तों असलियत में अभी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स और डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स और डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनका क्या होगा। क्योंकि चीन तो किलर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये तो किलर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये तो डेमोक्रेसी को कभी चाहेगा ही नहीं, ये तो कहेगा कि कम्युनिस्ट रूल ही आना चाहिए। और कम्युनिस्ट रूल का मतलब ये होगा कि सिंगल पार्टी आनी चाहिए, और वो जो सिंगल पार्टी है उसको जो गाइडलाइन देने वाला होगा, उसको गाइड करने वाला चाइना होगा। यानी वो जो कम्युनिस्ट पार्टी आएगी वो चाइना की ही एक फोटोकॉपी होगी या कठपुतली होगी, और ऐसे में डेमोक्रेसी तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि चाइना तो है ही किलर ऑफ डेमोक्रेसी। चिंता बढ़ गई, और चिंता जायज सी बात है, जाहिर सी बात है, बढ़नी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये वाला कार्टून आपको बता रहा है कि चाइना पूरी दुनिया पर अलग अलग तरीके से कब्जा करने की सोच रहा है, इस रिपोर्ट ने हमें डरा कर रख दिया, या पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया। अब इस रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल स्कोर अगर पूरी दुनिया मतलब पूरी मिलिट्री पावर्स और सब कुछ का उठाया जाए तो चाइना का 82 है, यूनाइटेड स्टेट्स 74, रशिया और इंडिया बाकी सारे काफी ज्यादा नीचे। यानी इंडिया जो है वो 4th पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है मिलिट्री और एयरक्राफ्ट और सब चीजों के मामले में देखा जाए तो। अब ऐसे में अगर आप डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे तो बजट की फॉर्म में अगर आप देखें तो यहां पर इंडिया से कहीं गुना ज्यादा, यानी 4-4.5 गुना ज्यादा बजट चाइना का है, और चाइना से 5 गुना ज्यादा, 6 गुना ज्यादा बजट, 4-5 गुना ज्यादा बजट यूनाइटेड स्टेट्स का है। तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स का स्कोर कहीं ज्यादा अच्छा है, और इंडिया का स्कोर भी इसमें बुरा नहीं है। लेकिन असली सिचुएशन यहां ये आती है कि आप यहां पर आप अगर इस डाटा को उठाकर देखते हैं तो न्यूक्लियर आर्म्स के मामले में रशियन फेडरेशन सबसे ज्यादा, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, फ्रांस, इंडिया का नंबर सबसे कम आ रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। यहां अगर आप देखेंगे एयरक्राफ्ट से लेकर दूसरी चीजों में, तो अगर यहां पर आप देखेंगे तो एयरक्राफ्ट्स की अगर आप बात करते हैं, एयरक्राफ्ट्स की अगर आप बात करते हैं तो अमेरिका के पास 14,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं, चाइना के पास जो है वो अप्रॉक्सीमेट 3,500 के आसपास एयरक्राफ्ट्स बताए, रशिया के पास भी कम है, और इंडिया की तो इनके सामने बहुत ही कम गिनती है।
जहां सबसे ज्यादा अपोज या शोर मचा है वो है चाइनीज नेवल पावर का। चाइना की जो नेवल पावर है उसको बताया गया कि चाइना के पास अप्रोक्सीमेट 406 शिप नेवल वेसल्स हैं, शिप्स हैं जो कि समंदर में उतरती हैं। वहीं उसके बाद दूसरा नंबर रशिया का बताया और तीसरा नंबर अमेरिका का बताया, और यहां पर अमेरिका को इंडिया के बराबर का बता दिया कि इंडिया के पास भी 202 हैं और अमेरिका के पास भी 202 हैं। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि इंडिया और अमेरिका के पास लगभग बहुत ही कम मतलब शिप्स हैं कंपैरेटिवली चाइना के, और अगर ये दोनों चाइना से लड़ना चाहते हैं तो इन्हें दोनों को मिलजुल कर चाइना से लड़ेंगे तो ही पार पा सकते हैं, वरना नहीं। रशिया के पास 278 शिप्स हैं। अब देखने में ये फिगर बहुत बड़ी लगती है और चाइना ताकतवर लगता है, लेकिन अगर आप दूसरी फॉर्म में देखें तो आपको कुछ और ही सिचुएशन यहां पर नजर आएगी। अगर आप एयरक्राफ्ट्स की बात कर रहे हैं और दूसरी चीजों के अंदर, तो यहां आपको समझ में आ जाएगा कि अगर, और यही रीजन है कि पूरी की पूरी इस डिबेट में यहां आपको 3 पावर्स नजर आई हैं। एक तरफ अमेरिका खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ रशिया खड़ा हुआ है और तीसरी तरफ चाइना खड़ा हुआ है। और यहां कहा गया है कि एयरफोर्स एयर टू एयर वॉर हुआ तो अमेरिका डोमिनेट करेगा, अगर सी यानी कि समंदर में वॉर हुआ तो चाइना डोमिनेट करेगा, और जमीन पर वॉर हुआ तो रशिया डोमिनेट करेगा। ऐसे में यहां इस मिलिट्री डिफेंस की जो रिपोर्ट है उससे पूरी दुनिया के अंदर एक बहस छेड़ दी कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा और चीन जो है वो अमेरिका से लेकर दूसरे देशों पर दबदबा बनाए रखेगा, या चाइना जो है वो अमेरिका को रिप्लेस कर जाएगा। तो दोस्तों यहां डाटा देखकर हर कोई डरा हुआ है, सन्न है, और चीन के सामने हर भारतीय, हर इंडियन तो अपने आप को हारता हुआ देख रहा है, क्योंकि इंडिया जो है वो पावर के मामले में चाइना से बहुत ज्यादा पीछे है और नंबर 4 पर आ रहा है और चाइना नंबर 1 पर है। बजट से लेकर हर चीज, और जिस तरीके से इस मिलिट्री डिफेंस का डाटा आया है, ये डाटा भारतीयों को डरा देने वाला है। और डर ये लग रहा है कि चीन जो भारत का दुश्मन बन चुका है, हम लोग लगभग 1 साल तक या 7-8 महीने तक आंखों में आंखें डालकर खड़े रहे, तो क्या हमें चीन से डरना चाहिए या सिचुएशन क्या है? और अगर इंडिया चाइना की लड़ाई हुई, इंडिया और चाइना का वॉर हुआ, तो इंडिया की दुर्गति कर सकता है चाइना। ये डरा रहा है, ये सिचुएशंस भारतीयों को डरा रही हैं। तो दोस्तों यहां अगर आप समझिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कोई भी अगर वॉर होता है तो वॉर सबसे पहले, अगर आप ये सोचते हैं कि 1 on 1 होगा, यानी एक बार में एक ही लड़ेगा, तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि वॉर 1 on 1 कम होते हैं और ओनली 1 फोर्स वहां पार्टिसिपेट करे वो कम होती है। ऐसा भी नहीं होता कि केवल एक ही फोर्स वहां पर पार्टिसिपेट करेगी। तो ऐसे में जो मिलिट्री डिफेंस का जो डाटा है वो डरा तो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि उस डाटा से ये रिजल्ट नहीं निकलता कि कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा, क्योंकि इक्विपमेंट्स के नंबर की बात की है, नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स की बात की है, यानी हथियारों की संख्या की तो बात करी है, क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स की बात नहीं की है, यानी किसकी गुणवत्ता ज़्यादा है। स्ट्रेंथ ऑफ इक्विपमेंट्स की बात नहीं की है कि उसकी मारक क्षमता ज़्यादा है। एक्यूरेसी की बात वहाँ पर नहीं की गई है कि किसके जो हथियार हैं वो ज़्यादा निशाने तक लग सकते हैं। और यहाँ पर डिफेंस सिस्टम की बात भी नहीं की गई है कि किस हद तक किसके पास कितना ज़्यादा बढ़िया लेवल का डिफेंस सिस्टम है। वहाँ ये कंपेयर किया है कि अगर सी में की लड़ाई, समंदर में लड़ाई होगी तो चाइना जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास लार्ज नंबर ऑफ शिप हैं, लार्जर नंबर ऑफ शिप्स है। लेकिन अगर आप बात करें तो वो क्वालिटी ऑफ शिप्स की बात नहीं करता, और सबसे बड़ी बात सबमरीन्स की बात नहीं करता। और अगर आप यहां देखेंगे तो चाइनीज सबमरीन्स की अगर क्वालिटी को एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो बहुत ही घटिया क्वालिटी की है।
भाई सबमरीन की सबसे बड़ी ताकत है पानी के अंदर रहकर अपनी आवाज ना निकालना या कम से कम आवाज निकालना, क्योंकि एक तरफ वहां पर सी यानी समंदर की साउंड होती है अपनी, और दूसरी तरफ यहां पर जो सबमरीन है उसकी साउंड होती है। अब इतना समझ लीजिए, सबमरीन की साउंड नॉर्मली सी की साउंड से सबमरीन की साउंड कम होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। अगर सबमरीन की साउंड ज्यादा है, सी की साउंड कम है, तो यकीन मानिए भाई ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे दूर से आपके कदमों की आहट किसी ने पहचान ली और वो सामने वाला तैयार हो गया। चीन की सबमरीन्स भले ही आज के दिन आपको 70 या 78 नजर आ रही हो, 78 के करीब नजर आ रही हो, लेकिन उन सभी सबमरीन्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक तो लार्ज साइज हैं, लार्ज साइज के हिसाब से उनकी इक्विपमेंट कैपेसिटी जो है वो कम है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे इक्विपमेंट कैपेसिटी कम होने के साथ साथ अगर आप यहां पर देखते हैं सबमरीन का साउंड, वो कहीं ज्यादा शोर मचाती हैं। और यही एक कारण है कि बांग्लादेश को चाइना ने एक सबमरीन देकर अपने साथ मिलाने की कोशिश करी, लेकिन बांग्लादेश ने थोड़े ही दिन में वो सबमरीन वापस करके कह दिया किसी काम की नहीं, शोर ज्यादा मचाती है, दूर से पता लग जाता है सबमरीन आ गई है। जब बांग्लादेश जैसा देश, एक छोटा देश, वो तरक्की कर रहा है, नो डाउट सल्यूट है उसकी तरक्की को, और मेरा मानना यह है बांग्लादेश ज्यादा सा पीछे नहीं हट सकता या रहेगा। कारण उसका यह है क्योंकि वहां अगर आज आप इंडियन नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं तो असलियत में वो बांग्ला नेशनलिज्म से शुरू हुआ, तब जाके वो इंडियन नेशनलिज्म में कन्वर्ट हुआ। इनिशियली बांग्ला नेशनलिज्म वॉज इंडियन नेशनलिज्म। तो बंगाली इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है, बहुत डोमिनेटिंग कम्युनिटी है और बहुत प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है, हिंदू मुसलमान से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब आप यहां देखेंगे कि बांग्लादेश ने भी चाइनीज सबमरीन को वापस कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब खुले तौर पर यह है कि सबमरीन क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसी तरीके से इस रिपोर्ट में जो चीज गायब की गई या जो चीज ढंग से नहीं बताई गई वो ये कि अगर सी स्ट्रेंथ की ही आप बात कर रहे हैं तो चाइना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर कितने हैं, इसके ऊपर जोर नहीं दिया गया। और मेरा मानना यह है कि असलियत में यही चीजें डिसाइडिंग होती हैं कि अगर चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो तीसरा अब डेवलप होने की कोशिश की जा रही है और यूएसए के पास 25 है और हैवीएस्ट वेट इनके पास है। तो एक एक एयरक्राफ्ट जो चलता फिरता अपने आप में एक बड़ा शहर होता है, वो जब आकर किसी दूसरे दुश्मन देश की बॉर्डर पर खड़ा होता है तो असलियत में समंदर में से हमले जमीन पर किए जा रहे होते हैं और पूरी पूरी फोर्स चलती है। यहां यूएसए को चैलेंज करने वाला दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है और इसकी पोजीशंस ऐसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं कि चाइना सोच भी नहीं सकता। तो यहां इस रिपोर्ट के ऊपर पहला सवाल तो यही उठ गया। दूसरा, एयरफोर्स, अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स को मजबूत किया और इस रिपोर्ट ने ईमानदारी से कहा कि हां, ईमानदारी तो उसमें भी दिखाई है कि 14,400 के करीब उनके पास एयरक्राफ्ट्स हैं। वहीं चाइना उसके आगे कहीं नहीं ठहरता, जिसके पास 3,000 कुछ यानी 3,000 कुछ जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाइना के पास नहीं है। अब ऐसी 3587 यहां पर एयरक्राफ्ट्स हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर यहां पर अब एयरफोर्स का मेन काम क्या होता है? और अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर जैसे ऐसे ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं जो अमेरिका से उड़ेंगे, दुनिया के किसी भी हिस्से में बम्बार्डमेंट करके वापस अमेरिका जाएंगे। उन्हें बीच में किसी देश या किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं है। ऐसे में 14,000 वर्सेस ये, और उसमें भी क्वालिटी वाइज दुनिया की बेस्ट क्वालिटी ये, यहां तक कि रशियन क्वालिटी भी अमेरिकन और यूरोपियन क्वालिटी के सामने जमती नहीं है। कोई भी एयरक्राफ्ट तब ना देखा जाए जब वो खाली होता है। एयरक्राफ्ट को तब देखा जाता है, उसकी कैपेसिटी तब देखी जाती है जब उसके ऊपर वेपन्स लोड कर दिए जाते हैं।
वेपन्स लोड करने के बाद उसकी कैसे उठने की कैपेसिटी है। एक एक्सपर्ट की मैं रिपोर्ट देख रहा था, उसमें मतलब वो समझा रहा था कि रशियन एयरक्राफ्ट हमेशा ऐसे करके उठेंगे, उन्हें एक लंबा फोर्स चाहिए होता है, लेकिन वहीं अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स को देखेंगे तो वो पूरे वेल इक्विप्ड और हैवीली लोडेड होने के साथ साथ भी सीधे ऐसे उठने की कैपेसिटी रखते हैं, कहीं ज्यादा तेजी के साथ। और ये जो कैपेसिटी है, ये जो ताकत है, ये ही अमेरिकन्स को कहीं ज्यादा ताकतवर और एडवांस बनाती है और इंफॉर्मेशन सिस्टम इनका एडवांस बनाती है एज कंपेयर टू चाइना और दूसरे किसी भी देश के कंपैरिजन में। तीसरा देश अगर आप रशिया को देखते हैं तो रशिया में आर्मर्ड व्हीकल्स की बात की गई और आर्मर्ड व्हीकल्स के अंदर रशिया के पास अप्रॉक्सीमेट मोर देन आर्मर्ड व्हीकल्स की बात की जाए तो 54,000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो रशिया बहुत ज़्यादा बड़ा देश है और ऐसे में 54,000 आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ रशिया सबसे ज़्यादा ताकतवर बनकर उभरता है। और वहीं अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका के पास आर्मर्ड व्हीकल्स कम हैं, वो अप्रॉक्सीमेट 50,000, और चाइना के पास देखेंगे तो उनके पास आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेट 41,000। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर यहां पर अगर देखा जाए तो यहां आपको लगेगा कि रशिया के पास इतने आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, इतने ज्यादा टैंक्स हैं और सब चीजें हैं, तो क्या रशिया ताकतवर हो गया? मेरा मानना है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि लैंड यानी जमीन पर भी कई बार ऐसा होता है, जैसे आप लद्दाख के मामले में देखते हैं, यानी या फिर आप मतलब हिमालयाज के ऊपर लड़ाई के मामले में देखते हैं, तो वहां पर आपके टैंक और आर्मर्ड व्हीकल किसी काम के नहीं हैं, वहां पर आपकी आर्मी की ट्रेनिंग मायने रखती है। और यही रीजन है, इंडियन आर्मी की जैसे ट्रेनिंग है तो दुनिया के पास, दुनिया में बेस्ट माउंटेन कॉर्प्स जो हैं वो इंडिया के पास हैं। अब ऐसे में उसने माउंटेन कॉर्प्स को तो काउंट ही नहीं किया। यस, उन्होंने माउंटेन कॉर्प्स को काउंट ही नहीं किया। और इंडिया के जो 20 जवान 15 जून की रात को शहीद हुए थे, वो 20 जवान वास्तव में इसलिए शहीद हो गए क्योंकि हमारे जवानों को लड़ने की अनुमति नहीं थी, यहां तक कि यह कहा गया कि लड़ना नहीं है, हथियार तो भूल ही जाओ। और उन्होंने अचानक हमला किया, इसलिए हमारे जवान शहीद हुए। उसके बाद जब हमारे जवानों ने रिटेलिएशन किया तो चाइनीज भागते हुए नजर आए, क्योंकि माउंटेन कॉर्प्स, दुनिया की बेस्ट कॉर्प्स इंडिया के पास हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इंडिया के इस कॉर्प्स के बारे में तो जिक्र ही नहीं है, बिल्कुल कहीं कोई जिक्र नहीं है। यहां पर क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स के नंबर को तो देखा गया, क्वालिटी ऑफ क्रूज मिसाइल्स की बात ही नहीं की गई। बेस्ट क्वालिटी जो है वो इंडिया के पास है। एयरफोर्स की बात की जा रही है, फाइटर जेट्स के नंबर्स की तो बात की जा रही है, लेकिन कैपेसिटी ऑफ फाइटर्स जेट्स जो है उसकी बात ही नहीं की गई। सुखोई, चलो ठीक है, चाइना के पास भी सुखोई है, इंडिया के पास भी सुखोई एयरक्राफ्ट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के बेस्ट सुखोई पायलट्स किसके पास हैं, दुनिया के बेस्ट मिग पायलट्स किसके पास हैं? तो चाइना के पास बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहां ये सब चीजें, इसका मतलब ये कि दुनिया को लगता है कि चाइना के पास नंबर बड़ा है, लेकिन असलियत में एक चीज और देख लीजिएगा, वॉर के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस भी होती हैं, कि कौन सी जगह पर कौन सी लड़ाई लड़ी जा रही है। मिलिट्री एक्सपीरियंस भी होता है। यहां इस रिपोर्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस रिपोर्ट ने खुले तौर पर यह बता दिया कि हमारे जवानों की सैलरी जो है वो कम है, और उस रिपोर्ट में खुले तौर पर कहा गया कि सबसे ज्यादा सैलरी अमेरिकन और इन सबको मिलती है। देखिए, असलियत में सैलरी कंपैरिजन टू अमेरिका या एनी अदर कंट्री नहीं मिलता। किसी भी देश के नागरिक को सेना में क्या, कहीं पर भी सैलरी उस देश में मिलने वाली सैलरी के अकॉर्डिंग होती है। हमारे पूरे देश में जो कैपेसिटी, मतलब जो हमारी वर्क फोर्स है उसकी सैलरी कम है, और यही रीजन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। हमारे यहां चीप लेबर के नाम से इंडिया जाना जाता है। अगर लेबर चीप है तो जितनी सैलरी उसी की है, उसी के कंपैरिजन में ज्यादा सैलरी हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स को मिलती है, थोड़ी ज्यादा। तो असलियत में उनका कंपैरिजन भारत की वर्क फोर्स से किया जाता है, ना कि किसी दूसरे देश की आर्मी ऑफिसर्स से।
भाई अगर मेरे देश में एक आईएएस ऑफिसर या फिर ए क्लास ऑफिसर की जो सैलरी है वो अगर 2 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए है, तो इसी हिसाब से एक ए क्लास ऑफिसर जो मिलिट्री रैंक में सिमिलर पोस्ट पर होता है तो उसकी सैलरी भी का रैंक भी उसी के बराबर हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही रीजन है, साथ में जो बाकी फैसिलिटीज मिलती हैं वो कहीं ज्यादा हैं। तो ये कहा जाए कि सैलरी के नाम पे हमारी सेना कमजोर है तो उसके बारे में पॉइंट कटेंगे तो भाई काटते रहो, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहते। लेकिन वॉर एक्सपीरियंस कितना है ये ज्यादा मायने रखता है। इसके बारे में इस पूरी रिपोर्ट के अंदर कहीं कोई जिक्र नहीं है कि किस देश की सेना को कितना वॉर एक्सपीरियंस है, कहीं कोई जिक्र नहीं, आप उठाकर देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो भाई इंडियन आर्मी बैटल हार्डल, वन ऑफ द मोस्ट बैटल हार्डल आर्मीज ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ज्यादा बैटल हार्डल आर्मी इंडियन आर्मी है। बाकी कहां है भाई? इंडियन आर्मी वन ऑफ द बेस्ट बैटल हार्डल आर्मीज ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया की सबसे ज्यादा लड़ाकू सेनाओं में से एक है, जिसका मतलब लड़का इन द सेंस सैनिक भर्ती होने के दिन से बैटलफील्ड में काम कर रहा होता है और रिटायरमेंट तक वो बैटलफील्ड के अंदर हमेशा बना रहता है। कश्मीर हमारे देश के लिए एक बैटलफील्ड था। पाकिस्तान आए दिन तो हमारे यहां मतलब जैसे बच्चे कंचे खेल रहे होते हैं, जवान होने के बाद वो गोलियों से खेल रहे होते हैं। सेना का एक जोश है। और इंडिया की बहुत सारी बेल्ट्स ऐसी हैं जहां से सेना में भर्ती के लिए लड़का टूट पड़ता है। एक बार सेना भर्ती का नाम आ जाए तो उसके लिए तो प्राउड फील होता है। तो सेना में भर्ती होना यहां कोई सैलरी का इशू थोड़ा ना है। सेना में भर्ती होने का अल्टीमेट है कि मेरे को बेल्ट की नौकरी चाहिए और ताकत वाली नौकरी चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग ही उस लेवल पे बचपन से कर रखी है, उसने दिमाग में भरा हुआ है। तो वहां सैलरी के लिए थोड़ा ना जा रहा है हमारा जवान, और उसमें आप सैलरी के नंबर दे रहे हो, सैलरी कम भी होगी तो भी चलेगा। और यहां तो भाई घर का खर्चा चलने के बाद हमारे यहाँ किसान का बेटा नॉर्मली जो किसान का बेटा जो फौज में जाता है उसका मतलब क्या होता है? उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो खेत में आएगा उससे घर की रोटी चल जाएगी, जो तनख्वाह आएगी वो बच जाएगी। ये चलता है इनका पूरी जिंदगी, मैक्सिमम का यही चलता है। और यही रीजन है हमारे यहां एक सैनिक और एक जो सैनिक है वो कहीं ज्यादा बेटर लाइफ मतलब गांव का किसान का बेटा जो है एक शहर में लाख रुपया कमाने वाले बंदे से कहीं ज्यादा बेटर लाइफ बिता रहा होता है। और पैसे की भी उसके पास कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि 1 लाख रुपया कमाने के बाद भी वो 25,000 महीना नहीं बचा पा रहा दिल्ली के अंदर। और अगर वो 50,000 रुपये सैलरी एक सैनिक की है तो भी वो 50,000 के 50,000 सीधे बचते हैं गांव के अंदर। यस, अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं ना, तो ये काउंट किया ही नहीं जा रहा। अब उसके बाद यहां अगर देखा जाए स्ट्रेंथ, तो देखो वॉर असलियत में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस और स्ट्रेंथ मिलिट्री एक्सपीरियंस के साथ असलियत में दोस्तों अलाइज के दम पर भी लड़े जाते हैं। इस चीज को टोटली इग्नोर करके ये कहा गया कि अगर 1-on-1 फाइट हो, कभी 1-on-1 फाइट पॉसिबल है? अमेरिका और चाइना लड़ेंगे तो क्या ये 1-on-1 फाइट ही रहेगी? क्या ये पॉसिबल है कि ये जो फाइट है ये 1-on-1 ही रहेगी, या फिर ये जो फाइट है ये असलियत में अलाइज के बीच में लड़ी जाएगी? चाइना के साथ कौन कौन से अलाइज हैं ये देख लिया जाए, फिर अमेरिका के साथ कौन कौन से अलाइज हैं ये देख लिया जाए। और अमेरिका जितना शोर मचाकर कह रहा है हम हमारे दोस्तों को कमजोर नहीं पड़ने देंगे, तो हालात आप देख सकते हैं। इसे अगर आप मैप में देखें, और सबसे बड़ी बात स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर स्ट्रेटेजिक पोजीशंस, ये तो हम भूल ही गए। स्ट्रेटेजिक पोजीशंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ये देखिए। मैं पीछे एक वीडियो बना चुका हूं कि 80 कंट्रीज, 80 देशों के अंदर 100 से ज्यादा मिलिट्री बेस हैं, मोर देन 100 मिलिट्री बेस हैं। अब अगर 100 से ज्यादा मिलिट्री बेस होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ताकतवर बनकर उभरेगा कोई भी देश। अब वहीं अगर चाइना को देखेंगे तो वो आजकल बेस बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन बना नहीं पा रहा। और रही बात अलाइज की, तो असलियत में अगर कोई भी अमेरिका को सिर्फ अमेरिका काउंट करता है, अमेरिका को सिर्फ अमेरिका काउंट करता है और उसमें से नाटो कंट्रीज को निकाल देता है, उसमें से जापान को निकाल देता है, उसमें से साउथ कोरिया को निकाल देता है, उसके बाद फिलीपींस वियतनाम को निकाल देता है, वियतनाम को, सिंगापुर को, मलेशिया को, इंडोनेशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को, सऊदी अरेबिया को, और
बाकी जितने भी देश हैं इन सबको निकाल देता है तो बेवकूफ़ी है। अमेरिका की अगर लड़ाई चाइना के साथ होती है दोस्तों, तो असलियत में चाइना के साथ रशिया खड़ा होगा या नहीं होगा, ये हमेशा एक डिबेटेबल इशू रहेगा। वो तो टाइम बताएगा कि रशिया अमेरिका का साथ देगा, चाइना का साथ देगा या पिटने देगा। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो दूसरा इसका कौन सा दुमछल्ला दोस्त है? पाकिस्तान। तीसरा अगर आप में से कोई सोचता है नेपाल, तो भूल जाइए। चौथा अगर कोई सोचता है ईरान, तो मेरा मानना यह है ईरान भी चाइना से भिड़ेगा नहीं। अगर चाइना के समर्थन में भिड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ उसे मौका मिल जाएगा सऊदी अरेबिया से लड़ने का। तो बार बार, और अगर आप इन्हें मैप पर भी देखते हैं दोस्तों, तो असलियत में अगर आप मैप पे भी मोटे तौर पर देखेंगे तो देश कभी भी एक देश अकेला नहीं लड़ेगा। असलियत में पूरी दुनिया वॉर जोन्स में बट जाएगी। वार जोन्स में इस तरीके से बटेगी कि चाइना रशिया, अगर चाइना और अमेरिका की लड़ाई हो रही होती है तो कोई भी देश अकेला नहीं पड़ेगा। ताइवान से लेकर, जापान से लेकर, साउथ कोरिया से लेकर, इंडिया से लेकर, वियतनाम से लेकर, फिलीपींस से लेकर, इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया तक, ये सारे चाइना पर हमला कर रहे होंगे। इधर से ऑस्ट्रेलिया और दूसरी फोर्सेस भी यहां आगे की तरफ बढ़ रही होंगी। इंडिया को नो डाउट पाकिस्तान से भी खतरा होगा तो पाकिस्तान से लड़ेगा। ईरान जो है वो सऊदी अरेबिया से लड़ेगा और सऊदी अरेबिया इनसे लड़ेगा। फिर ये पूरी वॉर जो है इस जोन के अंदर फैलती हुई नजर आएगी और फिर ये अमेरिका और चाइना की लड़ाई होने का मतलब यह है कि वर्ल्ड वॉर की फॉर्म में पूरा वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाना। तो इसलिए अगर कोई रिपोर्ट ये आके बता रही है कि अमेरिका जो है वो कम ताकतवर हो गया है, चाइना ज्यादा ताकतवर हो गया है और अगर दोनों की लड़ाई होगी तो ये होगा, तो असलियत में सब हाइपोथेटिकल है। अगर लड़ाई हुई तो अकेली लड़ाई नहीं होगी, सारे के सारे अलाइड फोर्सेस इकट्ठे होने के बाद आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू करेंगे और ये वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले लेगा। तो इसलिए इस रिपोर्ट के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं और जितना YouTube के ऊपर आप लोगों ने सोचा, समझा, सुना, पढ़ा, शोर मचाया कि हाय लड़ाई हो गई, हाय लड़ाई हो जाएगी, अमेरिका कमजोर होगा, इंडिया को कौन बचाएगा। इंडिया की भाई सीधी सी बात है, इंडिया और चाइना की लड़ाई कहां होगी? इंडिया और चाइना की लड़ाई ऐसा तो है नहीं कि जाके खेतों में लड़ेंगे या कि बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के लड़ेंगे। और कभी भी एक फोर्स हमेशा ताकतवर नहीं होती है, या एक फोर्स के कभी भी सिर्फ एक फोर्स नहीं लड़ती है, 3 या 4 फोर्सेस इकट्ठे मिलकर लड़ती हैं। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो असलियत में इंडिया के वॉर जोन चाइना के साथ ये वाले हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हमारी माउंटेन कॉर्प्स सबसे पहले आगे लड़ेंगी, उसके बाद क्या हमारी एयरफोर्स चुप बैठेगी? तो वो बिल्कुल भी नहीं। क्या हमारी नेवल फोर्स चुप बैठेगी? तो बिल्कुल भी नहीं बैठेगी। क्या पाकिस्तान चुप बैठेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये वार फ्रंट पूरा नॉर्थ और साउथ बन जाएगा और ऐसी सिचुएशन में इंडिया ने जो प्रिपरेशन कर रखी है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। व्हाट अबाउट क्वाड? क्वाड के बारे में इस पूरी रिपोर्ट के अंदर डिस्कस करना आप भूल चुके हैं। व्हाट अबाउट दीज यूरोपियन कंट्रीज, कि ये यूरोपियन कंट्रीज कहां हैं, इनके बारे में डिस्कस करना वो पूरी रिपोर्ट भूल चुकी है और पूरी की पूरी सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है अमेरिका ताकतवर नहीं रहा, चाइना बिकेम नंबर 1। अरे कुछ नंबर 1 नहीं हुआ, यारी दोस्ती चल रही है, युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, हर देश अपनी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बदल रहा है, कुछ ना कुछ बदला जा रहा है, हर कोई अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहा है। और यही रीजन है कि आने वाला समय जो है वो बताएगा युद्ध के मैदान में कि किसकी बंदूक की कितनी गोलियां कितनी सही जगह लगती हैं और कितनी केवल दिखावे के लिए थी। कभी कभार बड़े बड़े हथियार जो हैं वो फेल हो जाते हैं और छोटी छोटी सुई जो है वो लोगों के कत्ल कर जाती है। समय बताएगा, संख्या से नहीं, युद्ध के मैदान में ट्राई करने से पता लगता है कि कौन कितना ज्यादा भारी था। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड, और सबसे बड़ी बात, जो दोस्तों के दम पे युद्ध जीते जाते हैं। अगर आप जर्मनी को देखें तो जर्मनी उस टाइम की सबसे बड़ी महाशक्ति ब्रिटेन से कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी थी। ताकत के मामले में जर्मनी कहीं ज्यादा आगे निकल चुका था, लेकिन ब्रिटेन के पास जो थे वो थे दोस्त। दोस्तों के दम पे ब्रिटेन ने लड़ाई जीती है, हथियारों के दम पे कम और दोस्तों के दम पे ज्यादा लड़ाई जीती है। और ब्रिटेन का सबसे ताकतवर दोस्त अमेरिका था
और जर्मनी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, दोनों में एक समस्या थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कमज़ोर साथी थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी कमज़ोर साथी थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कमज़ोर साथी ऑस्ट्रिया था, इटली था। इटली पलटी मार गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया ताकतवर नहीं था, कमज़ोर था। यानी पूरी लड़ाई केवल जर्मनी ने लड़ी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अगर आप देखेंगे तो इटली लड़ा तो सही, लेकिन मुसोलिनी ने हिटलर को परेशान करने के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं किया, परेशान ज़्यादा किया। और यही एक रीज़न है कि परेशानी ज़्यादा बढ़ती चली गई। यही एक रीज़न है कि परेशानी ज़्यादा बढ़ती चली गई और हिटलर हार गया। और टेक्नोलॉजी के मामले में हिटलर ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन दोस्तों के मामले में हिटलर के दोस्त नहीं थे। हिटलर की आदत थी अपने दोस्तों को धोखा देने की। और अक्सर जो नंबर 1 पोजीशन पर या इस तरीके के लोग होते हैं, उनकी आदत होती है दूसरे के कंधे पर पैर रख के चढ़ना, और जिसके कंधे पे पैर रखा उसे फिर धूल समझ लेना। धूल, हाँ, पैर के नीचे की धूल, वो समझ लेना। और हिटलर, नेपोलियन या और भी जो भी, वो सब इसी रास्ते से गुजरे और सबका हश्र वही हुआ। मे बी आगे आने वाले समय में शी जिनपिंग का भी असर यही हो। जमीन के नीचे 6 फुट गाड़ेंगे इसको। धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.